दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सांझ का सूरज। कमरों में घुमड़ता हवन का धुआं रास्ता ढूंढता खिड़की से बाहर निकल रहा था। अभी अभी 11 ब्राह्मणों की पंगत भोजन करके गई थी। दादू जमीन पर बिछे आसन के किनारे बैठे शांत आंखों से दादी की तस्वीर देख रहे थे। माला चढ़ी तस्वीर। आज बरसी थी दादी की। वहीं खड़ा पोता संचित उनको देख रहा था। जाने सच था या वहम, उसने दादू की आंखों पर पनीली झिल्ली देखी। दादू, आसन समेटकर पोछा लगवा दूं? उसने पूछा तो वो चिहुके जैसे किसी याद से जागे हों। हाथ हिलाकर मना करते हुए बोले, अभी रहने दे। ठीक है, कहकर वो पानी लेने चला गया। रसोई के दरवाजे से उनका कंधा दिख रहा था उसे, वो कंधा जिस पर अक्सर दादी अपना सर टिकाती थीं। इंसान अकेले जन्म लेता है और मौत उसे अकेला ही ले जाती है, लेकिन यह अकेले जाने वाली थियरी ठीक नहीं है। जोड़ों का तो साथ में ही उड़ जाना बेहतर है, वरना अकेले कोई कब तक उड़े। दादू अक्सर कहते थे कि जिंदगी में सब अपना काम करने आते हैं, जिसके काम पूरे हो गए वो चला गया। तो क्या उनका भी कोई काम बाकी था? ग्लास भरकर बहने लगा। थोड़ा सा पानी गिराकर तली पहुंचते हुए संचित उनके पास आया। दादू, पानी। इतनी सेवा मत कर, कुछ दिन बाद चला जाएगा अपने माँ पापा के पास, अमेरिका। उनकी आवाज में थकावट थी, जैसे तन्हा आसमां में चक्कर काटता फाख्ता थक गया हो, हार गया हो। वो उठकर आराम कुर्सी पर बैठे और आंखें मूंद लीं, लेकिन बंद पलकों के पीछे पुतलियों की हलचल, कुर्सी के हत्थे पर नाखून की खटखटाहट, सब देख रहा था संचित। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सचिन ने दरवाजा खोला। पोस्टमैन था। सरकारी पोस्ट के अलावा कोई खत पहली दफा आया था दादू के नाम। लिफाफे पर नाम पढ़ते हुए बोला, किसी निवेदिता बैनर्जी की चिट्ठी है। दादू की निगाहें सीधी खत पर थीं। कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर खत थामा। उंगलियों की वो सरसराहट कुछ अलग थी। कपकपाती उंगलियां उस नाम पर फिराते हुए बोले, जरा टीवी के सामने से चश्मा तो उठा दे। उनकी नाक पर टिके चश्मे और पीछे से झांकती धुंधलाई आंखें देखकर सचिन ने पूछा, मैं पढ़ दूं क्या, इफ यू डोंट माइंड। खत बढ़ाते वक्त एक हिचक थी उनके हाथों में। वो पढ़ने लगा, शेखर, आशा है कि तुम ठीक हो गए। कुछ महीने पहले छुटकी से पता चला कि तुम्हारी पत्नी नहीं रही। जीवन का नाम आना जाना है, तुम हताश मत होना, जैसे मैं नहीं हुई थी। 7 साल से अकेले जीवन जी रही हूं। कुछ बाकी रह गए काम पूरे कर रही हूं। एक काम तुम्हारे हिस्से का भी है, अगर अनुमति हो तो उसे पूरा कर दूं। पत्रोत्तर अवश्य देना। प्रतीक्षा में, तुम्हारी मम्पा। खत मोड़ते हुए उसने दादू को देखा। गायब हो चुका धुआं उनकी आंखों में चुभ रहा था। वो कहीं गुम थे, जैसे दूर दराज की आवाजें सुन रहे हों। संचित भी सुनना चाहता था वो खामोश आवाज जो उनकी पलकों पर बूंद बनकर झूल रही थी। खतों की तासीर होती ही है कुछ ऐसी, बीता सब कुछ बटोर कर ले आने वाली। छत को एक टक तकते, कुर्सी पर झूलते, दादू के चेहरे पर चिट्ठी का हर्फ हर्फ उकर रहा था। मम्पा, निवेदिता, 2 नाम वाले इस किरदार में संचित उलझने लगा। उनके पांव के करीब बैठते हुए उसने पूछा, ये आपकी कोई दोस्त हैं? वो 2 पल चुप रहे, शायद कोई सटीक नाम खोज रहे थे उस रिश्ते का। दोस्त तो नहीं थी वो,
कहकर वो अपनी हथेली में झांकने लगे और सचिन उनकी आंखों में, जैसे आंखें कोई बायोस्कोप हों, 45 साल पुरानी जिंदगी दिखाता बायोस्कोप, जिसके गोल घेरे के दोनों ओर हाथ लगाए वो कलकत्ता शहर देख रहा था। 21 साल के शेखर यानी दादू और मम्पा को देख रहा था। शेखर की पहली पोस्टिंग कलकत्ता में हुई थी, स्कूल में बतौर अंग्रेजी टीचर। पिताजी ने अपने दोस्त से कहकर किराए के मकान का इंतजाम करवा दिया था। उस शाम ड्यूटी ज्वाइन करके वो सीधे बताए पते पर पहुंच गया। सलेटी रंग का घर, गली से पहली मंजिल को जाती सीढ़ी और ठीक नीचे एक गैलरी। इधर उधर देखते हुए वो गैलरी के भीतर आ गया। कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। उसने हिचकते हुए एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। तुम्हें की चाहिए? दरवाजे की ओट से 15-16 साल की एक लड़की झांकी। नीम पाती सी कटीली आंखें, गुथी लंबी चोटी, गालों पर झूलती लट, जिसे आलता रचे हाथ कान के पीछे खोस रहे थे। वो किराए के घर के लिए, शेखर ने कहा। अच्छा, कहते हुए उसने चाबी उठाई और आंगन से ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। शेखर उसके पीछे था। कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, आगे वाली सीढ़ियां है ना, वो तुम्हारा रास्ता है। मम्पा, ओ मम्पा, तुम्हें कोथाय? तभी किसी ने नीचे से पुकारा। अमी आश्ची मां, कहते हुए वो नीचे दौड़ गई। साड़ी के नीचे से उसके आलता लगे पांव झांक रहे थे, गुलाबी पांव जिन पर गाढ़ा आलता बहुत खूबसूरत लग रहा था। शेखर उससे निगाहें हटाते हुए कमरे में आ गया। साफ सुथरा था कमरा। बक्से में से कपड़े निकालकर अलमारी में लगाने के बाद वो ट्रांजिस्टर लेकर बैठ गया। दादा, दरवाजे पर मम्पा की छोटी बहन छुटकी थी। तश्तरी बढ़ाते हुए बोली, माँ ने मिठाई भिजवाई है। मिठाई किस लिए? शेखर ने पूछा। मम्पा दीदी का रिश्ता पक्का हो गया ना, उसकी मिठाई। दरवाजे के पास वाली मेज पर प्लेट रखकर वो भाग गई। ट्रांजिस्टर के सिग्नल टूट टूट कर आ रहे थे। शेखर उसे हाथ में लिए बैठा रहा, न उसे बंद किया न फ्रीक्वेंसी मैच की। दादू की पलकें झपकी तो अतीत का बायोस्कोप रुक गया। सचिन बेचैन हो गया। वो वापस जाना चाहता था अतीत में। वो जानना चाहता था कि इस किस्से में किसी प्रेम कहानी की तो गुंजाइश थी ही नहीं। फिर कौन सा रिश्ता बना था शेखर और मम्पा के बीच? यादें दादू की आंखों में पाले के उस पार बैठी थीं। हाथ बढ़ाए, वो उन्हें ले भी जाती अगर दादू ने खुद को मसरूफ न रखा होता। वो आसन समेटने में लगे थे। उनके हाथ से आसन थामते हुए संचित ने पूछा, फिर शादी हो गई उनकी? अभी कहाँ, अभी तो 18 का होना था उसको। उन्होंने कहा तो गुनगुनाती यादें फिर से 45 साल पीछे चल दी। कोलकाता में वो शेखर की पहली सर्दी थी। छत पर बिखरी गुनगुनी धूप में बैठा वो किताब पढ़ रहा था। आंगन से आती सीढ़ियों पर मम्पा गुनगुनाती हुई चढ़ रही थी, हाथ में किताब थामे, और पीछे पीछे छुटकी। दादा क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। शेखर ने कनखियों से मम्पा को देखकर कहा, टैगोर की कविता। टैगोर? मम्पा ने गुनगुनाना रोक कर पूछा। तुमने उनका संगीत सुना है, रविंद्र संगीत? जो तुम गुनगुना रही थी वही ना? उसने तुक्का मारा। हाँ में गर्दन हिलाकर मम्पा वापस गुनगुनाते हुए किताबों के पन्ने पलटने लगी। टैगोर से शुरू हुआ सिलसिला हर सर्दी की सुबह के साथ आगे बढ़ रहा था। छत पर बढ़ती धूप उनके बीच नजदीकियां पैदा कर रही थी। अब शेखर सुबह 2 प्याली चाय बनाता। मम्पा भी अब गुनगुनाती नहीं थी, बाकायदा गा कर सुनाती। हालांकि बांग्ला बोल शेखर को समझ नहीं आते, लेकिन वो सुनता, दिल लगाकर सुनता। धीरे धीरे मम्पा आदत बन गई थी उसकी, जैसे सांस लेना सीने की, ख्वाब देखना आंखों की और धड़कना दिल की आदत होती है। और जब एक रोज मम्पा नहीं आई तो वो बेचैन हो गया। आंगन की मुडेर पर चक्कर काटता रहा कि वो दिख जाए। काफी देर तक जब नहीं रहा गया तो हार कर नीचे चला आया। बाबा, शेखर दादा आए हैं। उसे देखते ही छुटकी बांग्ला में बोली और बैठक की तरफ दौड़ पड़ी। वहां कुछ मेहमान बैठे थे और दरवाजे से सटकर खड़ी थी मम्पा।
एकदम मायूस। शेखर, इनसे मिलो, ये मंपा के मंगेतर सुजॉय। बाबा ने कहा तो शेखर ठिठक गया। लगा जैसे किसी ने सामने रखे आईने से पर्दा खींचकर उसे असलियत दिखा दी हो। उस रात वो सो नहीं पाया था। आंखें बंद करता तो सुजॉय का चेहरा चमक जाता। रात भर ट्रांजिस्टर की नॉब घुमाता रहा कि सन्नाटे के शोर को तोड़ सके। पांव बिस्तर पर रगड़ता रहा कि थक कर सो जाए, लेकिन सब बेकार। तुम्हें सुजॉय अच्छे नहीं लगे? अगली सुबह मंपा ने उससे पूछा। क्यों पूछ रही हो? शेखर ने पूछा। मुझे भी नहीं लगते। मुझे तो तुम। मंपा बीच में रुकी। तुम क्या? शेखर ने पूछा तो वो बोली नहीं। होंठ उसे रोक रहे थे और आंखें सब कह रही थीं। लफ्ज दर लफ्ज, जिनमें से एक लफ्ज में मंपा थी, दूसरे में शेखर और तीजे में प्यार। यादों से छिटककर प्यार के रंग दादू के चेहरे पर बिखरे थे। हल्की फुर्ती भी आ गई थी उनमें। कुर्सी से उठकर उन्होंने अलमारी से पुराने ऑडियो कैसेट निकाले और उनमें से एक टेप रिकॉर्डर पर लगा दिया। मध्यम मध्यम बांग्ला संगीत तैरने लगा। वो वहीं मोड़े पर बैठकर गुनगुनाने लगे। एक नॉर्थ इंडियन के मुंह से बांग्ला संगीत सुनना अजीब तो नहीं, लेकिन अचरज भरा जरूर लगा। वो हिंदी में नहीं गाती थी क्या? संचित के बचकाने सवाल पर वो हंस पड़े और फिर सालों पुरानी यादों में डूब गए। शेखर के इर्द गिर्द मंडराती मंपा की आवाज हवाओं में घुल रही थी। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। सुबह के 9 बजे का वक्त था। शेखर ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था और मंपा उसकी बाह थामे उस पर झूलती हुई उसे रोक रही थी, या यूं कहो कि छेड़ रही थी। तुम्हारे दिल के चक्कर में नौकरी चली जाएगी, शेखर ने कहा। अच्छा, तुम्हें मैं प्यारी हूं या नौकरी? उसने रूठते हुए पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाया। उसे तो रीझना आता था मंपा पर, उसकी शरारतों पर। सारी बदमाशियां उसे अच्छी लगती थीं। शुद्ध शाकाहारी शेखर के इर्द गिर्द मच्छी झुलाना, चोरी से आंखों से शरारत करके सबके सामने उसको झेंपने पर मजबूर करना और बात बात पर मास्टर जी कहकर टांग खींचना, सब अच्छा लगता उसको। तुम हमेशा ऐसी ही रहना मंपा, वो अक्सर उससे कहता। लेकिन मंपा हमेशा वैसी ना रह पाती। घर में छिड़ता शादी का जिक्र उसे शांत कर जाता। शाम जब दोनों छत पर मिलते तो वो चुपचाप सपाट आसमां के किसी बिंदु को निहारती रहती। शेखर भी चुप रहता। कहता भी तो क्या, उसके पास न कोई भविष्य था और न सपना पूरा होने की उम्मीद था, तो बस मुट्ठियों से फिसलता वक्त। उस रोज आंगन में सुबह से गहमा गहमी थी। बाबा कई दफा बाजार से सामान लेकर आ रहे थे। शायद कोई मेहमान आने वाले थे।